लॉकडाउन में कोरोना है सबका रोना, डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है, 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। नमो नमः। प्रिय बच्चों, मैं कंचनमाला, संस्कृत अध्यापिका, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, शाहमीना रोड, लखनऊ। बच्चों, आज कक्षा 9 की ऑनलाइन क्लास में मैं पुनः संस्कृत विषय के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, संस्कृत की कक्षा में हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में संस्कृत गद्य भारती से प्रथम पाठ अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि का भाग 1 एवं भाग 2 पढ़ा था। आज की कक्षा में हम लोग संस्कृत गद्य भारती से अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि पाठ के भाग 3 को पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आज की कक्षा में हम लोग किन किन बिंदुओं पर विचार करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे पुनरावलोकन पे कि पिछली कक्षाओं में हमने क्या पढ़ा था इस पाठ से। फिर उसके बाद हम लोग संदर्भ व प्रसंग पे चर्चा करेंगे। फिर मैं गद्यांश 5 के ख का तथा गद्यांश 6 के क और ख का संस्कृत वाचन करूंगी। उसके बाद उपर्युक्त गद्यांशों का शब्दार्थ बताऊंगी। उसके बाद हिंदी अनुवाद बताऊंगी। तत्पश्चात हम लोग प्रश्न व अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पुनरावलोकन पर एक दृष्टि डालते हैं। पुनरावलोकन के तहत हम देखते हैं कि अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि पाठ के भाग 1 में तथा भाग 2 में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। तो मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था भाग 1 में कि राष्ट्रीय प्रतीक क्या होते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक किसे कहते हैं तथा राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं। बच्चों, किसी भी राष्ट्र के ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व को परिलक्षित करता हुआ जो चिन्ह होता है वह राष्ट्रीय प्रतीक होता है। हमारे भारत के भी कुछ राष्ट्रीय प्रतीक हैं, वो कौन कौन से हैं ये मैंने आप लोगों को बताया था, पुनः एक बार बताती हूँ। हमने राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु व्याघ्र, राष्ट्रीय पुष्प कमल तथा राष्ट्रीय राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज के बारे में जाना था। फिर मैंने आप लोगों को राष्ट्रीय प्रतीकों का महत्व बताया था कि राष्ट्रीय प्रतीकों का हमारे देश के लिए क्या महत्व है, क्या उनकी विशेषताएं हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकृत सबसे पहले मैंने आप लोगों को राष्ट्रीय पक्षी मयूर का वर्णन किया था और उसकी विशेषताएं बताई थी। फिर उसके बाद मैंने राष्ट्रीय पशु व्याघ्र का वर्णन किया था, उसकी विशेषताएं बताई थी। राष्ट्रीय पुष्प कमल का वर्णन किया और उसकी विशेषताएं बताई थी तथा हमने राष्ट्रगान का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया था। और आज की कक्षा में हम लोग राष्ट्रगान के शेष भाग से प्रारंभ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पिछली कक्षाओं की भांति ही संदर्भ व प्रसंग पर एक नज़र डालते हैं। तो हमने बच्चों आप लोगों को बताया था कि संदर्भ पूरे पाठ का एक ही होगा। जब गद्यांश का आप लोग अर्थ लिखेंगे, ससंदर्भ अर्थ लिखेंगे, तो उसमें संदर्भ एक ही होगा। मैंने बार बार बताया था इसको दोनों कक्षाओं में, आज पुनः बता रही हूँ कि संदर्भ में हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत गद्य भारती के प्रथम पाठ अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि से उद्धृत है। हर गद्यांश का संदर्भ एक ही होगा। अब प्रसंग पे नजर डालते हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि प्रसंग हर गद्यांश का अलग अलग होगा। किस गद्यांश में किस राष्ट्रीय प्रतीक का वर्णन किया जा रहा है उसके अनुसार हम लोग
प्रसंग लिखेंगे। उदाहरण के रूप में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यदि गद्यांश में राष्ट्रध्वज का वर्णन किया गया है तो हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रध्वज का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार से अन्य गद्यांशों में यदि मोर का वर्णन किया जा रहा है, यदि व्याघ्र का वर्णन किया जा रहा है तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में राष्ट्रीय प्रतीक मयूर का वर्णन किया गया है, राष्ट्रीय प्रतीक पशु व्याघ्र का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से प्रसंग हर गद्यांश का अलग अलग होगा। तो ये संदर्भ और प्रसंग थे। अब हम लोग गद्यांश 5 के ख पे चलते हैं। 5 के क में हम लोगों ने राष्ट्रगान का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया था। अब 5 के ख में हम लोग राष्ट्रगान के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, मैं सबसे पहले संस्कृत वाचन करूंगी। राष्ट्रगानम अस्माकं राष्ट्रगानम विश्वकविना कवींद्रेण रवींद्रेण रचितं जनगण मन इति संज्ञया विश्वस्मिन् विश्वे विश्रुतं वर्तते। अस्माकं राष्ट्रगाने भारतांगभूतानाम् अनेक प्रान्तानां विन्ध्य हिमालय पर्वतयोः गंगा यमुना प्रभृति नदीनाञ्चोल्लेखं कृत्वा देशस्य विशालत्वं राष्ट्रस्याखण्डत्वं संस्कृतेः गौरवं च विश्वकविना वर्णितम्। राष्ट्रगानमिदं 52 पलात्मकं भवति। तस्य गाने 52 पलात्मकः समयो अपेक्ष्यते, न ततो अधिको न वा ततो न्यूनः। तस्यारोहावरोहावपि निश्चितौ, तत्र विपर्ययः कर्तुं न शक्यते। राष्ट्रगानं सदोत्थितैः जनैः सावधानमुद्रया गेयम्। राष्ट्रगानावसरे अंगसञ्चालनं निषिद्धं। चलतोऽपि कस्यचित् कर्णकुहरे गीयमानस्य राष्ट्रगानस्य ध्वनिः दूरादप्यापतति चेत्तदा तत्रैव सावधानमुद्रया तेनाविचलं स्थातव्यम्। राष्ट्रगानं श्रद्धास्पदं भवति, श्रद्धेयेदं गेयम्। तो इस प्रकार से मैंने संस्कृत वाचन किया। अब इस गद्यांश के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को हम लोग देख लेते हैं। 52 पलात्मकः 52 पल। विपर्ययः विपरीत अथवा परिवर्तन। सदोत्थितैः सदैव खड़े होकर ही। निषिद्धम अर्थात मना है। तस्यारोहा अवरोहा अपि उसके उतार चढ़ाव भी। यहाँ हम संधि विच्छेद देख लेते हैं इस शब्द में। तस्य प्लस आरोह प्लस अवरोह प्लस अपि। तस्यारोहा अवरोहा वपि। श्रद्धेय वेदम श्रद्धा से ही इसे गेयम गाना चाहिए। तो ये कुछ कठिन शब्दों के अर्थ थे। अब हम लोग इस गद्यांश के हिंदी अर्थ को जान लेते हैं। राष्ट्रगानम राष्ट्रगान। अस्माकं राष्ट्रगानम विश्वकविना कवींद्रेण रवींद्रेण रचितम्। अस्माकं राष्ट्रगानम हमारा राष्ट्रगान विश्वकवि कवींद्र रवींद्र के द्वारा रचित है। जनगण मन इति संज्ञया विश्वस्मिन् विश्वे विश्रुतं वर्तते। जनगण मन इति इस संज्ञा से इस विश्व में संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं राष्ट्रगाने भारतांग भूतानां भारत के अंगभूत अंग के स्वरूप हमारे राष्ट्रगान में भारत के अंग स्वरूप अनेक प्रांतों के विंध्य हिमालय पर्वतयोः विंध्य और हिमालय पर्वतों के गंगा यमुना प्रभृति नदीनाञ्चोल्लेखम् और गंगा यमुना आदि नदियों का उल्लेख कृत्वा करके देशस्य विशालत्वं देश की विशालता राष्ट्रस्याखण्डत्वं
राष्ट्रस्य अखंडत्वम, राष्ट्र की अखंडता, संस्कृतेः गौरवं च, और च मतलब और, संस्कृति के गौरव का विश्व कवि ने वर्णितम, विश्व कवि के द्वारा वर्णन किया गया है। राष्ट्रगानम इदम, यह राष्ट्रगान द्वापंचाशत पलात्मकः, अर्थात 52 पल, द्वापंचाशत मतलब 52, पलात्मकम मतलब पल, अर्थात पल या सेकंड। तो यह राष्ट्रगान 52 सेकंड का होता है। तस्य गाने, उसके गान में द्वापंचाशत पलात्मकः समयो अपेक्षते, उसके गान में 52 पल का समय लगता है। न ततो अधिको न ततो वा न्यूनः, न उससे अधिक न उससे कम, 52 पल में ही गाया जाएगा राष्ट्रगान हमारा, न उससे अधिक में न उससे कम में। तस्यारोहावरोहावपि, उसका आरोह और अवरोह, उतार और चढ़ाव, अपि मतलब भी, निश्चितौ निश्चित है, राष्ट्रगान का उतार चढ़ाव भी निश्चित है। तत्र विपर्ययः कर्तुं न शक्यते, वहाँ पर हम लोग कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रगानम सदोत्थितैः जनैः, राष्ट्रगान सदा उत्थितैः जनैः, हमेशा ही लोगों के द्वारा उठकर खड़े होकर सावधान मुद्रया गेयम, सावधान मुद्रा में गाना चाहिए। राष्ट्रगानावसरे अंग संचालनम निषिद्धम, राष्ट्रगान के अवसर पर अंग संचालन अर्थात अंगों को हिलाना डुलाना निषिद्ध है, अर्थात मना है। चलतो अपि कश्चित् कर्णकुहरे गीयमानस्य राष्ट्रगानस्य, चलतो अपि चलते हुए भी, कस्यचित् कर्णकुहरे किसी के कर्ण छिद्र में, कान के छेद में, गीयमानस्य राष्ट्रगानस्य गाए जाते हुए राष्ट्रगान की ध्वनि दूरादप्यापतति, दूर से भी आ जाती है। चेत तदा, तो तत्रैव उसे वहीं, सावधान मुद्रया, सावधान मुद्रा में, तेना विचलम स्थातव्यम, उसके द्वारा वहीं ठहर जाना चाहिए, अविचल होकर स्थिर होकर वहीं ठहर जाना चाहिए। राष्ट्रगानम श्रद्धास्पदम भवति, राष्ट्रगान श्रद्धा के योग्य होता है। श्रद्धेय वेदम गेयम, श्रद्धा के साथ ही इसे गाना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने राष्ट्रगान का वर्णन किया, इसका हिंदी अर्थ बताया है। अब चलिए हम लोग आगे के गद्यांश का संस्कृत वाचन करते हैं। गद्यांश 6 के का मैं संस्कृत वाचन करती हूँ। इस गद्यांश में हम लोग राष्ट्रध्वज के बारे में जानेंगे। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज, सबसे पहले मैं संस्कृत वाचन करती हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सर्वेषु राष्ट्रप्रतीकेषु राष्ट्रध्वजस्य सर्वाधिकं महत्वं वर्तते। सर्वस्य स्वतंत्र राष्ट्रस्य स्वकीयो ध्वजो भवति। तद्देशवासिनो जनाः नराः नार्यश्च स्वराष्ट्रध्वजस्य सम्मानं प्राणपणेन रक्षन्ति। त्रिवर्णात्मको मध्ये अशोक चक्रांकितो अस्माकं राष्ट्रध्वजः तिरंगा शब्देन विश्वे विश्रुतो विद्यते। ध्वजस्याधोभागः हरितवर्णात्मकः सुख समृद्धि विकासानां सूचकः, मध्यभागे श्वेतवर्णः ज्ञान सौहार्द सदाशयादि सद्गुणानां द्योतकः, ऊर्ध्वभागे च स्थितः गैरिकवर्णः त्यागस्य शौर्यस्य च बोधकः। अभी मैंने संस्कृत वाचन किया है। इस गद्यांश के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। त्रिवर्णात्मकः अर्थात 3 रंग वाला, हरित वर्णात्मकः हरे रंग का, अधोभागः अर्थात नीचे का भाग, ऊर्ध्व अर्थात ऊपर। तो ये कुछ कठिन शब्दों के अर्थ थे। अब पुनः हम लोग गद्यांश की ओर चलते हैं।
तथा उसका हिंदी अर्थ जानते हैं। राष्ट्र ध्वज अर्थात हमारा राष्ट्र ध्वज, हमारा तिरंगा झंडा। सर्वेषु राष्ट्र प्रतीकेषु सभी राष्ट्र के प्रतीकों में राष्ट्र ध्वजस्य राष्ट्र ध्वज का सर्वाधिकम महत्वम वर्तते। राष्ट्र ध्वज का सर्वाधिक महत्व है। सर्वस्य स्वतंत्र राष्ट्रस्य स्वकीयो ध्वजो भवति। सभी स्वतंत्र राष्ट्र का अपना, स्वकीयो मतलब अपना ध्वज होता है। तद्देशवासिनों वहाँ के वास करने वाले, निवास करने वाले लोग, नराः नार्यश्च नर और नारी अर्थात स्त्री और पुरुष, स्वराष्ट्र ध्वजस्य अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मानम सम्मान प्राणपणेन रक्षन्ति, सम्मान की प्राणपण से अर्थात प्राण देकर भी रक्षा करते हैं। रक्षन्ति रक्षा करते हैं। त्रिवर्णात्मको मध्ये अशोक चक्रांकितो अस्माकं राष्ट्रध्वजः। त्रिवर्णात्मको तीन रंग वाला, मध्य अशोक चक्रांकितो बीच में अशोक चक्र के चिन्ह वाला, अस्माकं राष्ट्रध्वजः हमारा राष्ट्रध्वज, तिरंगा शब्देन तिरंगा शब्द के से विश्वे विश्रुतो विद्यते पूरे संसार में, विश्व में प्रसिद्ध है। ध्वजस्य अधोभागः ध्वज का नीचे का भाग, अधोभाग नीचे का भाग, हरित वर्णात्मकः अर्थात हरे रंग वाला है। ध्वज के नीचे का भाग हरे रंग का है। सुख समृद्धि विकासानां सूचकः जो सुख, समृद्धि और विकास का सूचक है। मध्य भागे श्वेत वर्ण है, मध्य भाग में श्वेत वर्ण है। ज्ञान सौहार्द सदाशयादि गुणा सद्गुणानां द्योतकः ज्ञान का, सौहार्द मित्रता का, सदाशयादि सद्गुणानां सदाशय आदि सद्गुणों का द्योतक है, परिचायक है। मध्य में जो श्वेत भाग है वह ज्ञान का, सौहार्द का और सदाशय आदि सद्गुणों का द्योतक है। ऊर्ध्व भागे च स्थितः गैरिक वर्णः ऊर्ध्व भाग में, ऊपर के भाग में जो स्थित है क्या है रंग? गैरिक वर्णः अर्थात केसरिया रंग। त्यागस्य शौर्यस्य च बोधकः त्याग का, शौर्य का, त्याग और शौर्य का बोधक है। तो इस तरह से मैंने हिंदी अर्थ बताया इसका। अब हम लोग आगे के गद्यांश का संस्कृत वाचन करेंगे। इसमें राष्ट्र ध्वज के शेष भाग का वर्णन किया गया है। चलिए संस्कृत वाचन करते हैं। ध्वजस्य मध्य भाग स्थित श्वेत वर्ण मध्ये अवस्थितम अशोक चक्रम धर्मस्य सत्यस्य अहिंसायाश्च प्रत्यायकम। चक्रे चतुर्विंशति शलाकाः पृथगपि चक्रमूले एकत्र संबद्धाः। भारते भाषा धर्म जाति वर्ण लिंग भेदेषु सत्स्वपि भारतमेकं राष्ट्रम् इति द्योतयन्ति। राष्ट्रध्वजो निर्धारित दीर्घ विस्तार परिमितो भवितव्यम्। एषः सदा स्वच्छो अविकृत वर्णः तिष्ठेत्। जीर्णः शीर्णो विदीर्णो वा ध्वजो नोपयोग्य योग्यः। समुच्छ्रियमाणः ध्वजो अस्तं गते सूर्ये समवतार्य सुरक्षितः संरक्षितव्यः। राष्ट्रीय शोकावसरे ध्वजो अर्धमुच्छ्रियते। इत्येतानि राष्ट्रीय प्रतीकानि अस्माकं स्वातन्त्र्यस्य प्रत्यायकानि समादृतव्यानि तु सन्त्येव प्राणपणैः रक्षितव्यानि च। अभी मैंने इस गद्यांश का संस्कृत वाचन किया है। अब इसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हम लोग देख लेते हैं। प्रत्यायकम अर्थात ज्ञान कराने वाला। समुच्छ्रियमानः ऊपर फहराता
हुआ अनायासेन बिना प्रयास के समवतार्य ठीक से उतार कर अर्धमुक्षीयते अर्थात आधा झुका हुआ, रक्षितव्यानि अर्थात रक्षा करनी चाहिए। तो ये कुछ कठिन शब्दों के अर्थ थे जिसे हम लोगों ने देखा। अब पुनः हम लोग गद्यांश की ओर चलते हैं तथा उसका हिंदी अनुवाद जानते हैं। ध्वजस्य मध्यभाग स्थित श्वेतवर्ण मध्ये अवस्थितम अशोक चक्रम। ध्वजस्य ध्वज के मध्य भाग स्थित श्वेतवर्ण मध्य, ध्वज के मध्य भाग में स्थित, बीच के भाग में स्थित श्वेतवर्ण के बीच में, मध्य बीच में अवस्थित अशोक चक्र, अशोक चक्रम, अशोक चक्र धर्मस्य धर्म का, सत्यस्य सत्य का, अहिंसायाश्च च और अहिंसाया अहिंसा का, प्रत्यायकम ज्ञान कराने वाला है। ध्वज के बीच के भाग में जो श्वेत वर्ण है उसके बीच में जो स्थित है अशोक चक्र हमारा, वह धर्म का, सत्य का और अहिंसा का ज्ञान कराने वाला है। चक्रे चतुर्विंशति शलाकाः, चक्र में, अशोक चक्र में चतुर्विंशति शलाकाः अर्थात जो 24 तीलियां हैं, शलाकाएं हैं अथवा रेखाएं हैं। पृथगापि चक्र मूले, पृथगापि पृथक पृथक होते हुए भी, अलग अलग होते हुए भी, चक्र मूले चक्र के मूल में, बीच में, एकत्र संबद्धा एक साथ जुड़ जाती हैं, चक्र के बीच में एक साथ जुड़ जाती हैं, संबद्ध हो जाती हैं। भारते भारत में भाषा धर्म जाति वर्ण लिंग भेदेषु सत्स्वपि, भारत में भाषा धर्म जाति वर्ण और लिंग का भेद होते हुए भी भारतम एकम राष्ट्रम इति, भारत एक राष्ट्र है ऐसा द्योतयन्ति सूचित करते हैं, ऐसा द्योतित करते हैं, सूचित करते हैं। चक्र के जो मूल में अलग अलग हैं चक्र की तीलियां, परंतु मूल में एकत्र संबद्ध हो जाती हैं। वह बताती हैं कि भारत में हम लोग भाषा धर्म जाति लिंग वर्ण के आधार पे भले ही अलग अलग हैं परंतु भारत एक राष्ट्र है, ऐसा बोधित करती हैं, ऐसा सूचित करती हैं। राष्ट्रध्वजो निर्धारित दीर्घ विस्तार परिमितो भवितव्यम, राष्ट्रध्वज हमारा निर्धारित दीर्घ विस्तार परिमितो अर्थात निश्चित आकार वाला होना चाहिए, निश्चित आकार का, निश्चित लंबाई चौड़ाई का होना चाहिए। एषः सदा स्वच्छो अविकृत वर्णः तिष्ठेत, यह हमेशा स्वच्छ होना चाहिए, हमारा राष्ट्रध्वज हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। अविकृत वर्णः नहीं बिगड़े हुए रंग वाला, अर्थात जिसका रंग न बिगड़ा हो ऐसे रंग वाला होना चाहिए। जीर्णः शीर्णो विदीर्णो वा, जीर्णः शीर्णो विदीर्णो वा, हमारा राष्ट्रध्वज जीर्ण नहीं होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, विदीर्ण नहीं होना चाहिए। हमारा राष्ट्रध्वज जीर्ण शीर्ण अर्थात पुराना नहीं होना चाहिए, विदीर्ण नहीं होना चाहिए अर्थात कटा फटा नहीं होना चाहिए। ऐसा राष्ट्रध्वज ध्वजो नोपयोग योग्य है, ऐसा राष्ट्रध्वज उपयोग के योग्य नहीं होता है। समुच्छ्रियमानः ध्वजो अस्तम गते सूर्ये समवतार्य, समुच्छ्रियमानः फहराता हुआ, ध्वजो ध्वजः हमारा ध्वज हमारा झंडा, अस्तम गते सूर्य सूर्य के अस्त हो जाने पर, समवतार्य अर्थात अच्छी तरह से उतार कर, सुरक्षितः सुरक्षित, संरक्षितव्यः संरक्षित कर लेना चाहिए अर्थात रख लेना चाहिए, उतार कर अच्छी तरह से रख लेना चाहिए। राष्ट्रीय शोकावसरे ध्वजो अर्धमुच्छ्रियते,
राष्ट्रीय शोक के अवसर पर, अर्थात जब राष्ट्र में शोक की घोषणा की जाती है, जब किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष की मृत्यु के पश्चात राष्ट्र में शोक की घोषणा की जाती है, उस अवसर पर हमारा ध्वज, हमारा झंडा अर्धम उक्षीयते, अर्थात आधा झुका दिया जाता है। इत्येतानि राष्ट्रीय प्रतीकानि, ये सब राष्ट्रीय प्रतीक अस्माकं, हमारे स्वातंत्र्यस्य, स्वतंत्रता का प्रत्यायकानि, अर्थात ज्ञान कराने वाले हैं, बोध कराने वाले। ये सारे राष्ट्रीय प्रतीक जो हमने पढ़े हैं वो हमारी स्वतंत्रता का हमें बोध कराते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। समादृतव्यानि, और ये आदर के योग्य तो हैं ही, समादृतव्यानि तु सन्त्येव, अर्थात आदर के योग्य तो हैं ही, इनकी का आदर करना चाहिए। प्राणपणैः रक्षितव्यानि च, अर्थात इनका आदर तो करना ही चाहिए, प्राणपण से प्राण देकर भी इनकी रक्षा करनी चाहिए। इन हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों की हम नागरिकों को अपने प्राण देकर भी रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से आपका ये संपूर्ण पाठ अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि पूर्ण हुआ। भाग 3 भी आज पूर्ण हो गया। हमने सारे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में पढ़ लिया, उनका वर्णन पढ़ लिया, उनकी विशेषताएं पढ़ ली। अब कुछ अभ्यास कार्य मैं आप लोगों को इस पाठ से संबंधित दे रही हूँ, इसे आप लोग करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें 2 गद्यांश मैंने दिए हैं, अस्माकं राष्ट्रगानम से लेकर वर्णितम तक और राष्ट्रध्वजो अर्धम उक्षीयते तक। तो ये दोनों गद्यांश आप देखेंगे कि किस गद्यांश में अस्माकं राष्ट्रगानम आ रहा है, शुरू हो रहा है, और वर्णितम तक समाप्त हो रहा है। उसका हिंदी अर्थ लिखेंगे आप लोग, पहले संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, फिर हिंदी अर्थ लिखेंगे। इसी तरह से इस गद्यांश का भी उसी तरह से आप लोग ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करेंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राष्ट्रगान की रचना किसके द्वारा की गई है तथा इसे कितने पलों में गाया जाता है, ये प्रश्न है। राष्ट्रध्वज में रंगों का क्रम क्या होता है। तो ये 2 प्रश्न हैं, 2 गद्यांशों का ससंदर्भ अनुवाद है और 2 प्रश्न हैं। आप लोग अवश्य कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप लोगों को पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों, इस पाठ से संबंधित कोई भी जानकारी आप दीक्षा ऐप को डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। दीक्षा ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा iOS से भी डाउनलोड किया जा सकता है। बच्चों, आप लोग प्रस्तुत वीडियो को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के चैनल को भी, YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि पाठ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपने अच्छी तरह से इस सारे राष्ट्रीय प्रतीकों को समझ लिया होगा। तो अब पुनः अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।